हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा कुल पीसीएस क्लासेस। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, हम लोग करंट अफेयर्स की सीरीज़ जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बिकॉज आप लोगों का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। और आज की इस वीडियो में हम लोग आपको पढ़ाएंगे अक्टूबर के करंट अफेयर्स को। और मैं करंट अफेयर्स के साथ साथ आपको ये भी बताती हूँ कि किस करंट अफेयर में से किस तरह से क्वेश्चंस बन सकते हैं। मतलब बिकॉज कुछ प्रोबेबिलिटी होती है कि इसमें से इस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है या किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है। उसके अलावा भी बाकी आप लोग उससे जो रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो आप लोग पढ़िए अपने एंड से भी। और क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो किसी भी तरह से बन सकते हैं, बट जितना हम लोग आपके लिए डेटा प्रिपेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए कंटेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, मैं इस वीडियो में पूरा पढ़ाती हूँ। और आप लोगों को मैं एक आइडिया दे देती हूँ, एक हिंट दे देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में फॉर्म होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज के वीडियो को, जो कि होने वाला है अक्टूबर के करंट अफेयर्स के बेसिस पर। तो आज का जो हमारा पहला करंट अफेयर है वो है एशियाई पैरा खेल 2023 में भारत ने 111 पदक जीते हैं। ठीक है, तो हम लोग स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी न्यूज़ पढ़ते हैं, तो आप लोग प्लीज़ इसमें कंफ्यूज ना हो बिकॉज एशिया में बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हुए हैं, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए हैं जिससे रिलेटेड मैं हर मंथ के करंट अफेयर्स की वीडियो में आप लोगों को जो है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही हूँ। तो हर स्पोर्ट्स से रिलेटेड या इंडिया ने कितने जीते, कितने मेडल्स जीते, कितने अवार्ड्स जीते, वो सारा कुछ आप लोगों को एक सेपरेटली बेसिस पे याद रखना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे स्पोर्ट्स हैं और बहुत सारी टीम्स हैं और बहुत सारी लेवल्स पर गेम है। एशिया में भी बहुत सारे गेम हो रहे हैं, जैसे ये एशियाई पैरा खेल है और काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन्स हैं। तो सबको सेपरेटली याद रखना थोड़ा सा टफ होगा, बट बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पीसीएस एग्जाम्स ना, तो यू हैव टू बी लाइक दैट कि आप लोग सब कुछ सेपरेटली अच्छे से याद रख कर जाएं, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज के करंट अफेयर को। तो ये कहाँ पर हुआ था? ये चीन के हांगजू में हुआ था। वेट, मैं एक बार अपना पेन ले लेती हूँ। हाँ, तो ये चीन के हांगजू में 22 से 28 अक्टूबर को जो है आयोजित किया गया था और इसका नाम है एशियाई पैरा खेल। और इसके चौथे संस्करण में भारत ने यानी कि इसके जो फोर्थ लेवल पे भारत ने क्या किया था, 111 पदक जीते और भारत पदक तालिका में 5वें स्थान पर रहा। यानी कि अवार्ड्स लेने, सॉरी, ये मेडल्स लेने में इंडिया की जो पोजीशन थी वो फिफ्थ रैंक पर जो है वो रही। भारत ने इसमें 29 स्वर्ण पदक जीते हैं, 31 रजत पदक और 51 जो है वो कांस्य के साथ कुल 111 पदक जीते हैं, राइट। चीन ने 214 स्वर्ण सहित कुल 521 पदक जीतकर शीर्ष स्थान पर रहा। यानी कि 521 एक बहुत अच्छा नंबर है। चीन ने जो है इसमें फर्स्ट पोजीशन जो है हासिल की और उसने कितने मेडल्स लिए? उसने 521 मेडल्स को जो है जीता। भारतीय पैरा एथलीटों ने हांगजू में 3 विश्व रिकॉर्ड भी तोड़े हैं। यानी कि किसी ना किसी ये जो एथलीटों ने हांगजू जो है वो जगह का नाम है, ये चीन में है। और भारत ने इसमें 3 जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड भी तोड़े हैं, वो अलग अलग लेवल्स पर हैं, वो भी हम एक बार पढ़ेंगे। लेकिन आप लोग डीप में पढ़े ना, उससे पहले आप लोग ये देख कर जाएं जो भी कंट्री का नाम है जहाँ भी ये गेम हुआ और क्या इस गेम का नाम है और कितने इंडिया ने जो है लेवल्स पर कितने मेडल्स जीते। राजकुमार राव निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन नियुक्त हुए हैं। अक्टूबर में ही ये हुए हैं, तो 27 अक्टूबर को निर्वाचन आयोग यानी कि इलेक्शन कमीशन, ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में ने इनको अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है। ये राजकुमार राव वही राजकुमार राव हैं जो बॉलीवुड से रिलेटेड हैं। ये आप लोगों को ऐसा लगेगा कि ये निर्वाचन आयोग और राजकुमार राव का नाम क्यों ऐड हो गया है, मतलब ही इज़ फ्रॉम बॉलीवुड और ये जो इलेक्शन कमीशन है ये पूरा पॉलिटिक्स या गवर्नमेंट रिलेटेड होता है, बट नहीं, ये आप लोग एकदम सही सोच रहे हैं। राजकुमार राव को ही निर्वाचन आयोग के नेशनल आइकन तौर पर नियुक्त किया गया है, राइट। राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेता राजकुमार राव ने मतदाता शिक्षा और वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए चुनाव आयोग के साथ समझौता ज्ञापन पर जो है हस्ताक्षर किए, यानी कि सिग्नेचर किए हैं। वो चाहते हैं कि मतदाता शिक्षा यानी कि वोटर से रिलेटेड एजुकेशन और वोटिंग को बढ़ावा देने के लिए ही वो आगे आए और उन्होंने इसी से रिलेटेड जो है इनके साथ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो साइन करे हैं, राइट। राजकुमार को उनकी फिल्म न्यूटन के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड प्रदान किया गया है। ये भी आ सकता है बिकॉज देखो, कोई भी बच्चों कोई भी टॉपिक जब न्यूज़ में होता है तो पीसीएस लेवल पर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो ना, तो इट्स नॉट कंपलसरी कि आप लोगों को डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए। डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आते हैं, लाइक कब कौन सी चीज़, कौन सा इवेंट हुआ, कहाँ पर हुआ,
किस डेट को हुआ, किसके द्वारा आयोजित किया गया, राइट। लेकिन उससे रिलेटेड उसके जो रेडियस में जितने भी इंफॉर्मेशन होती है ना, उससे भी क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो बिकॉज ये राजकुमार राव से जुड़ी हुई इंफॉर्मेशन है, तो ये भी आ सकता है कि राजकुमार को किस फिल्म के लिए बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला है। तो इनको जो बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है वो है न्यूटन के लिए। इनकी फिल्म आई थी न्यूटन, जिसके लिए इन्हें बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड जो है हमारी गवर्नमेंट ने दिया है। निर्वाचन आयोग ने इसी वर्ष अगस्त में पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना नेशनल आइकन बनाया था। यानी कि इससे पहले निर्वाचन आयोग ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इनसे पहले अगस्त में सचिन तेंदुलकर को जो है अपना नेशनल आइकन बनाया था। चुनाव आयोग इससे पहले आमिर खान, पंकज त्रिपाठी, MS धोनी, सचिन तेंदुलकर और मैरी कॉम जैसे खिलाड़ियों को राष्ट्रीय आइकन के रूप में नियुक्त कर चुका है। ठीक है, तो इस तरह से इन सेलिब्रिटीज़ को, इन पर्सनालिटीज़ को इससे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है अपना आइकन के रूप में नियुक्त कर चुका है। तो ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन है, इसको आप लोग एक बार पढ़ें। और आप लोग ये सारे नाम जो है ना एक बार अच्छे से अपने माइंड में रखें, और क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो डेफिनेटली हो सकता है इससे क्वेश्चन आए, तो ये आप लोग ज़रूर याद करके जाइए। श्रीलंका द्वारा निशुल्क वीज़ा पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो श्रीलंका ने हाल ही में 7 देश जो हैं ऐसे चुने हैं जिसमें जो है पायलट परियोजना शुरू की गई है वीज़ा देने के लिए। तो उन देशों में कौन कौन है? भारत है, रूस है, चीन है, मलेशिया है, जापान है, इंडोनेशिया है और थाईलैंड। तो इन नागरिकों को निशुल्क वीज़ा देने के लिए, यानी कि कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, कोई भी फीस नहीं लगेगी यहाँ पर वीज़ा देने के लिए। और ये परियोजना जो है इन देशों के विदेशी नागरिकों को 31 मार्च 2024 तक मुफ्त में वीज़ा प्राप्त करने की अनुमति देगी, राइट। यानी कि 31 मार्च 2024 तक इन 7 कंट्रीज़ के जो लोग हैं वो श्रीलंका का वीज़ा अवेल करा सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इन देशों में क्या होगा, पर्यटकों से वीज़ा जारी करने के लिए शुल्क जो है नहीं लिया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहित करना। यानी कि ये जो कंट्री है श्रीलंका, ये चाहती है कि वहाँ पर पर्यटन उद्योग जो है वो बढ़े। ठीक है, यानी कि विजिटर्स आए और उससे उनका जो एक बिजनेस होता है वो भी बढ़े। डेफिनेटली हर कंट्री का एक एंगल होता है हर चीज़ को अवेल करने का। तो इनका जो मेन मोटिव है वो यही है कि पर्यटन उद्योग जो है वो प्रोत्साहित हो, जो श्रीलंकाई अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने में मदद करेगा आने वाले टाइम में। अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सुल्तान इब्राहिम बने मलेशिया के नए राजा। तो सुल्तान इब्राहिम को जो है मलेशिया का राजा बना दिया गया है। तो एक बार हम इनके बारे में जान लेते हैं। इनको बनाया गया है 27 अक्टूबर 2023 को, राइट। तो एक बार हम इनके बारे में जान लेते हैं कि कौन है सुल्तान इब्राहिम। तो मलेशिया के शाही परिवारों ने जौहर राज्य के शासक सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर को देश का नया राजा चुना। ठीक है, शाही महल ने 27 अक्टूबर 2023 को ये जानकारी दी है। सुल्तान इब्राहिम 31 जनवरी 2024 को वर्तमान राजा अल सुल्तान अब्दुल्ला के पदभार ग्रहण करेंगे। सुल्तान इब्राहिम को 17वां राजा चुना गया। यानी कि अब तो खैर 31 जनवरी भी पास हो चुकी है, यानी कि अभी ये इस पोजीशन पर बैठ चुके हैं। और इनको यहाँ पे ये जो राजा बने हैं ये वहाँ के 17th जो है वो राजा हैं। सुल्तान इब्राहिम पहांग राज्य के शासक सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद शाह की जगह लेंगे। यानी कि ये पहांग राज्य है और वहाँ पर जो इससे पहले जो शासक रहे हैं उनका नाम था सुल्तान अब्दुल्ला सुल्तान अहमद। उनकी जगह पर अब सुल्तान इब्राहिम जगह लेने वाले हैं। और मलेशिया में राजा का पद काफ़ी हद तक औपचारिक है, यानी कि एक फॉर्मल है, लेकिन वे प्रधानमंत्री जैसी प्रमुख नियुक्तियों की देखरेख करते हैं। ठीक है, मलेशिया में लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता के कारण हाल के वर्षों में राजशाही अधिक प्रभावशाली हो गई है। अच्छा, क्योंकि वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी टाइम से जो है अनस्टेबल है, जिसके कारण अब राजशाही जो है वो ज़्यादा उभर कर आ रही है, उसको ज़्यादा प्रभावशाली जो है माना जा रहा है, उसको लोग प्रभावशाली तौर पर देखते हैं। मुस्लिम बहुल देश मलेशिया में राजा का चुनाव हर 5 वर्ष पर होता है। यानी कि ये जो मलेशिया है ये यहाँ पर मुस्लिम्स की जो परसेंटेज है, रेशियो है वो ज़्यादा है, और यहाँ पर हर 5 वर्ष में जो है चुनाव आयोजित किए जाते हैं।
चौथी बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने रॉबर्ट फिको। मैंने यहाँ पर इनकी पिक्चर लगाई हुई है, आप लोग एक बार देख लें। ठीक है, रॉबर्ट फिको जो है, इनको 26 अक्टूबर 2023 को चौथी बार यूरोपीय देश स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बना दिया गया है। तो इसमें एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री किसे चुना गया, तो जिसमें आप रॉबर्ट फिको बोल सकते हैं, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड फोर्थ टाइम एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ स्लोवाकिया। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो घुमा घुमा के पूछ लेते हैं, जो भी हमारे पीसीएस का मिशन है वो इस तरह से क्वेश्चंस जो है आप लोगों से अक्सर पूछ सकती है। तो सितंबर 2023 को जो है चुनाव हुए थे, जिसमें 22.94% वोटों के साथ उनकी पार्टी ने जीत दर्ज की। और इनकी पार्टी का नाम क्या है? इनकी पार्टी का नाम है SMER। पार्टी ने हलास और अति राष्ट्रवादी स्लोवाक नेशनल पार्टी यानी कि SNS के साथ जो है फिर गठबंधन की वहाँ पर सरकार बनाई है, बिकॉज ये लोग 51% वोट्स जो है नहीं ले पाए, और इस कारण इन्होंने एक और पार्टी के साथ गठबंधन किया हुआ है। इस गठबंधन की वजह से यूरोपीय सांसद में समाजवादी समूह से निलंबित कर दिया गया। रॉबर्ट फिको वर्ष 2006 में पहली बार स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, और 2006 के बाद अब शायद ये चौथी बार जो है प्रधानमंत्री वहां पर बने हैं, और फर्स्ट टाइम इन 2006 में बने थे। रॉबर्ट फिको ने अपना राजनीतिक करियर 1986 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ स्लोवाकिया के साथ शुरू किया था। रॉबर्ट फिको का जन्म जो है वो 15 सितंबर 1964 का हुआ था। तो इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ ही हैज स्टार्टेड द करियर फ्रॉम विच पार्टी, राइट। तो इसमें आपको आंसर करना होगा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जेकोस्लोवाकिया, ये क्वेश्चन आ सकता है। या वो फर्स्ट टाइम कब बने थे? वो 2006 में बने थे। तो ये एक दो क्वेश्चन है जो इससे बन सकते हैं, अदरवाइज मे बी ये ना भी पूछा जाए। नेक्स्ट इज जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना। तो आर्थिक मामलों की जो कैबिनेट समिति ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, यानी कि यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है, प्रधानमंत्री किसान योजना जो है और AIBP है, के तहत उत्तराखंड की जमरानी बांध बहुउद्देश्य परियोजना को शामिल करने की मंजूरी दी है। अच्छा, इसमें क्या होगा, क्या इसका उद्देश्य, वो एक बार पढ़ लेते हैं। परियोजना को पूरा करने के लिए उत्तराखंड को लगभग 1,500 करोड़ रुपए से अधिक की केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी गई है। ठीक है, और 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत वाली ये परियोजना मार्च 2028 में पूरी होगी। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है कि उत्तराखंड के नैनीताल जिले में रामगंगा की सहायक नदी गोला पर जमरानी गांव के निकट बांध का एक निर्माण किया जाए। इससे उत्तराखंड के नैनीताल और ऊधम सिंह जिलों तथा उत्तर प्रदेश के रामपुर और बरेली जिलों में 57,065 हेक्टेयर भूमि पर अतिरिक्त सिंचाई हो सकेगी। तो इससे क्या होगा कि उत्तराखंड में जैसे जो जिले हैं नैनीताल और ऊधम सिंह साइड वाले, तो उधर, और उत्तर प्रदेश के 2 जिले जैसे रामपुर और बरेली, या रामपुर और बरेली के पास सहारनपुर वगैरह आता है, मतलब ये उसके वो आउटर स्कर्ट्स में जो एरिया है उस एरिया के जिले हैं, उनमें क्या होगा कि लगभग 57,065 हेक्टेयर भूमि पर जो है ना वो सिंचाई हो पाएगी इजिली, अगर ये बांध बन जाएगा तो, क्योंकि हमारा एक पानी का फ्लो जो है वो बन जाएगा और फार्मर्स को वहां पर काफी ज्यादा बेनिफिट होगा। जापान भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी की गई। अब इसमें क्या है ये एक बार हम देखते हैं। तो इंडिया और जापान के बीच एक सेमीकंडक्टर्स को लेके एक साझेदारी हुई है। क्या है वो एक बार हम देख लेते हैं, बिकॉज ये हमारा टेक्नोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन इसमें बन सकता है हमारे न्यू स्टार्टअप्स या न्यू सेटअप्स को लेके, जो कि हमारे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ के कारण बनेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 अक्टूबर 2023 को जापान और भारत सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी पर भारत और जापान के बीच सहयोग ज्ञापन MOC को मंजूरी दी। ठीक है, MOC का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है उद्योगों को और डिजिटल प्रौद्योगिकी, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, टेक्नोलॉजी और बिजनेस जो है, यानी कि डिजिटल टेक्नोलॉजी और बिजनेस की उन्नति के लिए सेमीकंडक्टर के महत्व की पहचान करते हुए सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को संवर्धित करना है। क्योंकि सेमीकंडक्टर जो है वो मतलब ये पूरा एक जो बिजनेस है सेमीकंडक्टर का, या पूरा एक टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है ना, ये आने वाले टाइम में इतना ग्रो करने वाला है, एंड पूरा मार्केट जो है इससे अच्छी तरह से उठ जाएगा। तो डेफिनेटली सेमीकंडक्टर में इंडिया कैसे पीछे रह सकता है? तो इंडिया ने जो है वो जापान के साथ एक साझेदारी की है, और उससे क्या होगा, हम लोग यहाँ पर भी अपने कुछ नए प्लांट्स लगा पाएंगे सेमीकंडक्टर के इंडिया में।
तो इस एमओसी पर दोनों देशों के बीच जुलाई 2023 में हस्ताक्षर हुए थे। ये एमओसी 5 वर्ष की अवधि तक लागू रहेगा, ठीक है। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ डॉक्यूमेंटेशन वर्क जो दोनों कंट्रीज के बीच में हुआ है, और ये 5 years तक जो है वो वैलिड होगा। लचीली सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला को आगे बढ़ाने और पूरक शक्तियों का लाभ उठाने के अवसरों पर G2G यानी कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट और B2B यानी कि बिजनेस टू बिजनेस दोनों तरह से द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाए जाएंगे। सेमीकंडक्टर पारिस्थितिक तंत्र के संयुक्त विकास के लिए भारत के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान अमेरिका के बाद दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है। यानी कि इंडिया जो है इस तरह से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला जापान और अमेरिका के बाद जो है वो दूसरा क्वाड भागीदार बन गया है, राइट। तो ये सेमीकंडक्टर से रिलेटेड बस ये एक दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इससे पहले क्या था। इससे पहले जापान और अमेरिका का जो है साझेदारी हुई थी, अब इंडिया की हो गई है। और ये G2G और B2B प्रोसेस में है, बिकॉज इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है कि सेमीकंडक्टर वर्क बिटवीन द जापान एंड इंडिया इज लाइक विच फॉर्म, इट्स लाइक G2G, B2B, B2C, ठीक है। इस तरह से C2C, इस तरह से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इसमें G2G, B2B आप एक बार पढ़ के जाएं। और कब ये कितने ईयर्स तक वैलिड है, तो इट इज़ वैलिड फॉर 5 years। और इस तरह से पूछा जा सकता है कि एमओसी की फुल फॉर्म आप एक बार देख लें, वैसे इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एमओसी की फुल फॉर्म। तो और ये पूछा जा सकता है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ आपूर्ति श्रृंखला जो है सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी में हस्ताक्षर किए हैं। तो इसमें आपको जापान को सेलेक्ट करना होगा। ये डायरेक्ट एक क्वेश्चन जो है इससे बन रहा है। अगला है अमोल मजूमदार, भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच, ठीक है। तो भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच हैं अमोल मजूमदार को बना दिया गया है। तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन, बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन बन रहा है कि हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ इंडियन वुमेन इंडियन क्रिकेट टीम, नेशनल क्रिकेट टीम। तो इसमें अमोल मजूमदार को आपको सेलेक्ट करना है, या फिर अमोल मजूमदार को किस टीम का जो है मुख्य कोच बनाया गया है। तो ये वुमेन्स की टीम है, तो ये आप लोग एक बार याद रखिए। इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन जो है फॉर्म हो सकते हैं। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं कि मुंबई के पूर्व कप्तान और घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ अमोल मजूमदार को हाल ही में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में चयनित किया गया है, ठीक है। बीसी इसमें हाँ ये आ सकता है कि अमोल मजूमदार किस किस चीज़ों से कनेक्टेड हैं। तो ये मुंबई के पूर्व कप्तान हैं, और यहाँ पर हमारे ये कोच भी रहे हैं, घरेलू क्रिकेट के विशेषज्ञ रहे हैं, ठीक है। बीसीसीआई की 3 सदस्यीय सुलक्षणा नाइक, अशोक मल्होत्रा और जतिन परांजपे क्रिकेट सलाहकार समिति ने इस पद के लिए अमोल मजूमदार के नाम की सिफारिश जो है वो की थी, ठीक है। यानी कि इनको ऑलरेडी नॉमिनेट किया जा चुका था इन 3 लोगों के द्वारा, जिसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है फॉर दिस पोजीशन। भारत की महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच का पद जो है वो 2022 दिसंबर से लगभग 1 साल से खाली था, मतलब हाँ ऑलमोस्ट 10 महीने हो गए, दिसंबर टू दिस अक्टूबर। तो ये लगभग पद जो है वो 10 महीने तक खाली था, और उसके बाद इनको अपॉइंट किया गया है। दिसंबर 2022 में इनसे पहले ऋषिकेश कानिटकर जो थे वो अंतरिम कोच के रूप में कार्य कर रहे थे, ठीक है। इससे पहले वो इस जगह पर अपॉइंटेड थे, और अब इसके बाद अमोल को जो है यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट है प्रगति प्लेटफॉर्म के 43वें संस्करण की बैठक हुई है, ठीक है। तो प्रगति प्लेटफॉर्म क्या है और क्या इस बैठक में बातें हुई वो एक बार हम लोग पढ़ लेते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2023 को प्रगति प्लेटफॉर्म की बैठक में 7 राज्यों में मौजूद लगभग 31,000 करोड़ रुपए की सामूहिक लागत वाली 8 प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है, ठीक है। 7 स्टेट्स में लगभग 31,000 करोड़ की एक सामूहिक लागत वाली 8 ऐसी परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की है। यानी कि वो उन्होंने ऐसा प्लान किया है कि 7 स्टेट्स में कुछ ऐसे 8 परियोजनाओं पर इनकी गवर्नमेंट जो है वो काम करेगी, जिसमें लगभग 31,000 करोड़ रुपए का लागत लगने वाली है। ये परियोजना क्या होगी? ये परियोजना के समयबद्ध क्रियान्वयन एवं उनकी प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित 43वीं प्रगति बैठक थी। इसकी अध्यक्षता किसने की? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। प्रगति केंद्र एवं राज्यों से जुड़ी परियोजनाओं के सक्रिय प्रशासन एवं समयबद्ध कार्यान्वयन का एक बहुस्तरीय मंच है। अच्छा, इसमें ना जैसे हाँ मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो 7 राज्य कौन कौन से हैं। तो वो है बिहार, झारखंड, हरियाणा, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, गुजरात और महाराष्ट्र। तो इसमें आप लोगों को
ऐसे भी आ सकता है क्वेश्चन कि उन 7 स्टेट्स को आपको चुनना है, जिसमें से कि 9-10 स्टेट दे देंगे और आपके ऑप्शंस में कोई किसी भी एक ऑप्शन में 7 करेक्ट स्टेट्स का जो है वो नाम होगा, तो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। या ऐसा हो सकता है कि कुछ सही ऑप्शन हो जिसमें आपको सही वाला चुनना होगा, मतलब इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। या फिर ये आ सकता है कि इसको आयोजित किसने किया या इसकी अध्यक्षता किसने की, तो इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, कब हुई थी? ये 25 अक्टूबर 2023 को हुई थी। नेक्स्ट है कि अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार मिला है, और ये दोनों ही इंडिया से है। ठीक है, तो इनके बारे में हम लोग काफ़ी हद तक जान लेते हैं, बिकॉज इन लोगों को यूएस का सर्वोच्च नागरिक वैज्ञानिक पुरस्कार यानी कि साइंस के फील्ड में जो है ये पुरस्कार मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको पीसीएस एग्ज़ाम के लिए पढ़ते हैं तो भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप किसी भी टेक फील्ड से हैं, या आप साइंस रिलेटेड हैं, या आप किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपेयर करें, बिकॉज इनको दूसरी कंट्री का जो है पुरस्कार मिला है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड, राइट। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए 2 भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को अमेरिका के सर्वोच्च वैज्ञानिक पुरस्कार से सम्मानित जो है वो किया गया है, यानी कि इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं, बिकॉज दे आर बॉर्न इन इंडिया, अशोक गाडगिल और सुब्रा सुरेश जो इनका नाम है, बट दे आर वर्किंग और मे बी ब्रॉट अप इन यूएस। सो ये इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं। तो भारतीय अमेरिकी अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 24 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी और नवाचार पदक से जो है सम्मानित किया है। अशोक गाडगिल को नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशनल मेडल और सुब्रा सुरेश को नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया है। तो अच्छा, इनके जो दोनों अलग अलग अवार्ड्स हैं ये आप लोगों को सेपरेटली यानी कि रिस्पेक्टिवली याद रखने पड़ेंगे। अशोक गडगिल को मिला है नेशनल टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन मेडल, और सुब्रा सुरेश को कौन सा अवार्ड मिला है? सुब्रा सुरेश को मिला है नेशनल मेडल ऑफ साइंस। ठीक है, ये 2 अलग अलग अवार्ड्स हैं, साइंस फील्ड में ही है, लेकिन इन दोनों का नाम अलग है। तो ये आप लोग, ये मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, मे बी इस तरह से कि और किसी 2 अवार्ड्स का नाम और अवार्डीज़ का नाम दे दिया जाए, या किसी कंट्री का नाम दे दिया जाए और फिर आप लोगों से पूछ लिया जाए, तो इसमें आप लोगों को थोड़ी जो है कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो ये आप लोग सेपरेटली याद रखें। अशोक गडगिल वर्तमान में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में प्रोफेसर और लॉरेंस बर्कले नेशनल लेबोरेटरी के एक वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में जो है वो काम करते हैं, और नेशनल साइंस फाउंडेशन के पूर्व प्रमुख सुब्रा सुरेश ब्राउन यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग में जो है वो प्रोफेसर हैं, राइट। तो दे आर वर्किंग इन दीज डिपार्टमेंट्स और इन दीज कॉरपोरेशंस। तो ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेन इनके नेशनल अवार्ड्स हैं जो भी इन लोगों को यूएस की साइंटिस्ट के तौर पर मिले हैं, ये आप लोग बहुत अच्छे से याद रखें। अगला है एडीबी ने $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। एडीबी का मतलब होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसकी फुल फॉर्म ये आ सकती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एडीबी? एडीबी की फुल फॉर्म क्या है, ये आप लोगों से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसको एशियन विकास बैंक बोलते हैं। इन्होंने भारत सरकार के शहरी सुधार एजेंडे और कुशल शासन प्रणाली का समर्थन करने के लिए $40 करोड़ जो कि लगभग $400 मिलियन के को जो है ऋण को मंजूरी दी है। यानी कि इन लोगों ने इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से जो शहरी सुधार के लिए जो कुछ एजेंडे हैं या कुशल शासन प्रणाली है उनको सपोर्ट करते हुए हम लोगों को लगभग $40 करोड़ का जो है वो लोन प्रोवाइड किया है, यानी कि एक अमाउंट जो है हम लोगों को प्रोवाइड किया है एशियाई विकास बैंक ने। ठीक है, तो इसमें बिकॉज किसी बैंक ने अगर हम लोगों को इस तरह से कोई भी फैसिलिटी प्रोवाइड किया तो इसमें ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कितना ऋण जो है हम लोगों को प्रोवाइड किया, यानी कि कितना लोन जो है हम लोगों ने हम लोगों को प्रोवाइड किया है। तो इट इज़ $40 करोड़, $400 मिलियन, ये आप लोग एक बार याद रखें। एशियाई विकास बैंक ने भारत के लिए मंजूरी सतत शहरी विकास और सेवा वितरण कार्यक्रम के उप कार्यक्रम 2 के लिए मंजूरी दी, राइट। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है उच्च गुणवत्ता वाले शहरी बुनियादी ढांचे, सुनिश्चित सार्वजनिक सेवाओं और कुशल शासन प्रणालियों के निर्माण के माध्यम से शहरी जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए सरकार के शहरी सुधार एजेंडा का समर्थन करना।
और वर्ष 2021 में स्वीकृत उप कार्यक्रम 1 ने शहरी सेवाओं में सुधार के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीतियों और दिशा निर्देशों की स्थापना जो है वो की थी। और उप कार्यक्रम 2 में क्या हुआ था? उप कार्यक्रम 2 राज्य और शहरी स्थानीय निकाय यानी कि यूएलबी स्तर पर निवेश योजना और सुधार कार्यों का समर्थन कर रहा है। ठीक है, ये हाँ, इसमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका उप कार्यक्रम 1 और उप कार्यक्रम 2 मतलब कुछ कोई भी चीज़ क्वेश्चन में आ सकती है, बिकॉज ऐसा क्वेश्चन फॉर्म हो सकता है कि ये कैसे वर्क कर रहे हैं। तो ये आप लोग एक बार अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। अगले हैं हमारे शिक्षाविद डॉक्टर वीरेंद्र नाथ थे, जिनका निधन जो है हो चुका है और ये हुआ 23 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, और इनका निधन हुआ असम के दिसपुर में। ये हमारे लिए काफ़ी मतलब इंडिया के काफ़ी प्रख्यात साहित्यकार रहे हैं, शिक्षाविद हैं, संगीतकार हैं। इनका नाम है डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता। और डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता को वर्ष 2009 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, लोकप्रिय गायक वीरेंद्र नाथ दत्ता का जन्म 1935 में हुआ था। 2000 में इनको तेजपुर केंद्रीय विश्वविद्यालय में पारंपरिक संस्कृति और कला विभाग के संस्थापक प्रोफेसर के रूप में पदभार ग्रहण करते हुए सेवानिवृत्त हुए। ठीक है, डॉक्टर दत्ता ने असमिया और अंग्रेज के लगभग 23 किताबें लिखी और संपादित की, यानी कि इन्होंने लगभग 23 बुक्स को जो है लिखा और उनको पब्लिश भी किया। और असमिया यानी कि आसामी साहित्य में वीरेंद्र नाथ दत्ता का अविस्मरणीय योगदान है, यानी कि एक बहुत बड़ा योगदान है इनका इस आसामीज लिटरेचर में। डॉक्टर दत्ता को 2023-2004 वर्ष में भी आसम साहित्य सभा के अध्यक्ष रहे और वे आसम साहित्य सभा द्वारा प्रकाशित विश्व कोशर विश्व साहित्य के संपादक भी रहे। ठीक है, एडिटर रहे वो। डॉक्टर दत्ता की कुछ उल्लेखनीय रचनाएं हैं, जिसमें है कि ग्वालपारिया लोकगीत संग्रह जो कि 1974 में आई थी। अगली है असमिया संगीत की विरासत, एक है व्यक्तिगत संस्कृति आदि, और एक है भाषा और साहित्य की जलंगीदी, ये 1988 में आई थी। तो क्योंकि ये काफ़ी पॉपुलर है, इनको पद्मश्री मिल चुका है, तो इनसे क्वेश्चंस बन सकता है। तो इसमें एक तरह से क्वेश्चन ये बन सकता है, आपको बुक दे दी जाएगी, बुक का नाम दे दिया जाएगा कि फॉर एग्जांपल असमिया संगीत की विरासत, इस बुक के पब्लिशर कौन थे या राइटर कौन थे, इसको किसने पब्लिश किया। ठीक है, तो इसमें आपको डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता का जो है नाम लिखना पड़ेगा। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ दत्ता की यहाँ पर मैंने फोटो लगाई हुई है, आप लोग एक बार देख लें। तो इनकी किसी बुक का नाम दे देंगे या फिर आप लोगों को इनका नाम दे देंगे और उसमें 4 किताबों का नाम होगा, जिसमें से कि आपको इनकी राइट की हुई बुक यानी कि इनकी लिखी हुई बुक को टिक करना होगा। कोची में मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान चलाया गया। ठीक है, तो भारत सरकार ने मत्स्य पालन यानी कि फिश फार्मिंग जिसे हम बोलते हैं या फिर हम फिशरीज भी बोलते हैं, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय के मत्स्य पालन विभाग के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है NIFPHATT। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें बन रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIFPHATT। तो NIFPHATT की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग। ठीक है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, आ सकता है, याद रखें। टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग में वो ट्रेनिंग एंड टेक्नोलॉजी कर सकते हैं। कई बार कुछ भी वर्ड्स को जो है शफल कर देते हैं आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए, तो ये आप लोग अच्छे से याद रखें। तो कोची में मत्स्य संपदा जागृति अभियान पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन बन रहा है कि ये आयोजन कहाँ किया गया, तो कोची में किया गया, जगह का नाम आप लोग याद रखें। मत्स्य पालन विभाग ने 15 सितंबर 2023 को मत्स्य संपदा जागरूक अभियान यानी कि MSJA, ठीक है, मत्स्य संपदा जागरूकता अभियान शुरू किया, जो कि मछली पालकों के लिए, मछली पालक किसानों और लगभग 3477 तटीय गांव यानी कि वो गांव जो यानी कि किसी नदी के या किसी लेक के किनारे पर रह रहे हैं, उन तक पहुंचने के लिए एक जनसंपर्क कार्यक्रम है। इस कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य क्या था कि मत्स्य पालन योजनाओं को बढ़ावा देना यानी कि फिश फार्मिंग को बढ़ाना, विभिन्न मत्स्य पालन गतिविधियों का प्रदर्शन करना और मछुआरों और तटीय गांवों तक पहुंचना, मत्स्य पालन में विविध गतिविधियों के बारे में जागरूकता पैदा करना और क्षेत्रीय उपलब्धियों और सफलता की कहानियों को प्रदर्शित करना। ठीक है, तो बेसिकली इट वाज ऑल अबाउट फिश फार्मिंग। इसमें आपको 1-2 फुल फॉर्म्स याद रखनी है, इसमें आपको एक कोची याद रखना है और इसमें आपको 2 फुल फॉर्म्स भी जो मैंने भी बताई
NIFPHATT और MSJA यानी कि मत्स्य संपदा जागरूक अभियान, ये आप लोगों को याद रखना है। इंद्रमणि पांडे बिम्स्टेक के महासचिव नियुक्त। अब बिम्स्टेक क्या है, एक तो फुल फॉर्म्स इतनी होती जा रही है ना कि आप लोगों को, मुझे लग रहा है कि कंफ्यूजन ना हो जाए, बिकॉज बहुत सारी फुल फॉर्म हो गई है, राइट। बट ठीक है, जब आप लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, आप लोग जब उसमें ऑप्शंस देखते हैं, तो कई बार आप लोगों को ना आते हुए क्वेश्चंस में भी आइडिया लग जाता है कि क्या ऑप्शन सही होगा। तो इंद्रमणि पांडे को बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी कि बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, राइट। इंद्रामणि पांडे पहले भारतीय है जो बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालेंगे, यानी कि इससे पहले कोई भी इस पोजीशन पर इंडियन नहीं रहा है। पांडे बिम्स्टेक महासचिव के रूप में कार्यरत भूटान के तेंजिन लेकफेल का स्थान लेंगे, यानी कि इस पोजीशन पर इनसे पहले जो कार्यरत थे उनका नाम था तेंजिन लेकफेल और वो भूटान से थे, और इसके बाद जो इस पोजीशन पर आ रहे हैं वो है इंद्रमणि पांडे जो कि इंडिया से हैं और ये फर्स्ट इंडियन है। तो इसमें एक क्वेश्चन बनता है बच्चों की, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बिम्स्टेक, राइट। एंड या फिर इसमें क्वेश्चन बनता है कि इंद्रमणि पांडे को किस जगह पर महासचिव नियुक्त किया गया, जिसमें आपको बिम्स्टेक चूज करना पड़ेगा। या फिर इसमें क्वेश्चन आ सकता है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द महासचिव ऑफ बिम्स्टेक, और या फिर हु इज द फर्स्ट इंडियन टू बी अपॉइंटेड एज बिम्स्टेक चीफ। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें आपको इंद्रमणि को चूज करना पड़ेगा। इंद्रमणि पहले भारतीय हैं जो बिम्स्टेक के महासचिव का पद संभालेंगे, और वर्तमान में यानी कि इससे पहले वो जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में काम कर रहे थे, यानी कि इससे पहले वो यूनाइटेड नेशन और काफ़ी सारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसमें वो एज एन इंडियन प्रेजेंटर वो वहाँ पर जो है वर्क कर रहे थे। बिम्स्टेक 7 देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है, ठीक है, जिसमें दक्षिण एशिया के 5 देश आते हैं, यानी कि भारत, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, और दक्षिण पूर्व एशिया के 2 देश आते हैं, यानी कि म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो इसमें ये 7 देश आते हैं। बिम्स्टेक इस तरह से काम करता है, और बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था, 1997 में। तो बिम्स्टेक से भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिम्स्टेक का गठन कब हुआ था, 1997 में हुआ था, और इसका सचिवालय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। तो वेयर इज द हेडक्वार्टर सिचुएटेड ऑफ बिम्स्टेक, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें आपको बांग्लादेश की राजधानी ढाका को टिक करना पड़ेगा, या फिर अगर ऑप्शन में ढाका नहीं दिया होगा तो बांग्लादेश दिया होगा, वो आपको टिक करना ही पड़ेगा। नेक्स्ट इज जम्मू कश्मीर में गैर कानूनी गतिविधियां निवारण न्यायाधिकरण का गठन हुआ है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया था मुस्लिम लीग जम्मू कश्मीर को अनलॉफुल अंडर UAPA, ठीक है, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां निवारण। केंद्र सरकार ने कब किया, ये 23 अक्टूबर को किया। बिकॉज आप लोग जानते हैं कि जम्मू कश्मीर जैसा जो टॉपिक है ये काफ़ी हॉट टॉपिक है, और हर वक्त ये चर्चाओं में रहता है, और बिकॉज ये गवर्नमेंट से भी रिलेटेड क्वेश्चन है, बिकॉज गवर्नमेंट ने पहले वहाँ से जम्मू कश्मीर से 370 को हटाया, और काफ़ी सारी ऐसे जुडिशरी चीज़ें की हैं। तो जम्मू कश्मीर से जो है वो क्वेश्चन बहुत एक इम्पॉर्टेंट बन जाता है, तो आप लोग इस टॉपिक को मिस ना करें, ज़रूर पढ़ के जाएं। तो ये जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी है, तो इसमें JKDFP, अगेन वन मोर फुल फॉर्म इज फॉर यू गाइज हियर। तो JKDFP का मतलब क्या होता है, जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी इसको गैर कानूनी घोषित करने के विषय पर निर्णय लेगा। ठीक है, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 5 अक्टूबर को इस पार्टी को उसकी भारत विरोधी और पाकिस्तान समर्थक गतिविधियों के लिए गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट 1967 के तहत 5 वर्ष के लिए प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया है। तो मैं आप लोगों को इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर देती हूँ। तो हमारी गवर्नमेंट ने क्या देखा, हमारे गृह मंत्रालय ने क्या देखा कि ये जो पार्टी है ये कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रही है जो भारत विरोधी है या पाकिस्तान के समर्थन में है। ठीक है, अब इन गतिविधियों को देखकर इन लोगों ने UAPA एक्ट 1967 यानी कि गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम एक्ट 1967 अधिनियम 1967 के तहत, यानी कि उसके अंडर 5 साल के लिए इस पार्टी को जो है इस पे प्रतिबंध लगा दिया है, इसको प्रतिबंधित समूह घोषित कर दिया है। तो दे विल नॉट वर्क फॉर अनदर 5 years, फॉर नेक्स्ट 5 years, राइट। अगला है गगनयान का अच्छा, मैं आप लोगों को बता देती हूँ इसमें से क्वेश्चन क्या आएगा या कैसे आ सकता है।
तो इसमें से क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर विच एक्ट our home ministry has been declared it as लाइक इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि अंडर विच एक्ट हमारी होम मिनिस्ट्री ने इसको अनलॉफुल डिक्लेयर किया है। तो इसमें आपको यूएपीए अंडर एक्ट 1967 ये आपको लिखना पड़ेगा, या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स, तो इसमें आपको 5 वर्ष के लिए जो है टिक करना पड़ेगा। गगनयान का पहला टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 TVD-1, तो इसमें इसको हम TVD-1 बोलते हैं या टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन बोलते हैं। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो 21 अक्टूबर 2023 को गगनयान के पहले टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो हमारा इसरो ने क्या किया, 21 अक्टूबर 2023 को हमारा पहला टेस्ट व्हीकल था गगनयान के लिए, जिसका नाम था अबॉर्ट मिशन 1। ठीक है, टेस्ट व्हीकल अबॉर्ट मिशन 1 या फिर TVD-1 को आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा से जो है सक्सेसफुली वहां से इनिशिएट किया। और गगनयान क्रू मॉड्यूल यानी कि गगनयान CM के एक प्रारंभिक डिप्रेसराइज्ड संस्करण को एकल इंजन रॉकेट के साथ लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाया गया। ठीक है, यानी कि सिंगल इंजन रॉकेट के साथ ही इसको लगभग 17 किलोमीटर की ऊंचाई तक ले जाएगा, और इसके बाद अंतिम रूप से नीचे उतरने के लिए पैराशूट का उपयोग जो है वो किया गया था। ठीक है, इसमें ये अच्छा ये अलग सी बात है कि पैराशूट की हेल्प ली इन लोगों ने सैटेलाइट को नीचे उतारने के लिए, इस मॉड्यूल को नीचे उतारने के लिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, एक बार इसको आप लोग देखें, इससे क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है। आप लोग बस इसके कुछ 1-2 टेक्निकल टर्म्स, इसके नाम और कहाँ से इसको लॉन्च किया गया, ठीक है, श्रीहरिकोटा से, विच इज़ वेरी कॉमन प्लेस टू डू सच थिंग्स, तो ये आप लोग ज़रूर याद रखें। इस मिशन का उद्देश्य था एक परीक्षण वाहन प्रदर्शन के माध्यम से गगनयान कार्यक्रम के लिए चालक दल की सफल लैंडिंग का प्रदर्शन करना। यानी कि इनका एक सिंपल सा मोटिव था कि हम एक ऐसी चीज़ ऑर्गेनाइज करें कि जिससे हम लोग गगनयान कार्यक्रम के लिए जो है जो चालक दल की जो सफल लैंडिंग का हम प्रदर्शन कर सकें लोगों के सामने। क्रू मॉड्यूल रॉकेट में मौजूद एक पेलोड है जो चालक दल के लिए अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसे वातावरण के साथ रहने योग्य स्थान है। ठीक है, गगनयान मिशन का उद्देश्य है 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर मानव को अंतरिक्ष में भेजना और उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस लाना। यानी कि इस मिशन का उद्देश्य क्या है कि 400 किलोमीटर की पृथ्वी की निचली कक्षा पर ह्यूमंस को अंतरिक्ष में भेजा जाए और उन्हें सुरक्षित वापस पृथ्वी पर लाया जाए। गगनयान देश का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है जिसका लक्ष्य है 2025 में 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना। यानी कि ऐसा पहला ये हमारा मिशन है इंडिया का जिसका वन एंड ओनली मोटिव है कि हम 2025 तक ऐसे 3 एस्ट्रोनॉट्स को भेजें वहाँ पर, या ऐसे अंतरिक्ष यात्रियों को भेजें जो वहाँ पर जा पाए, वहाँ पर रह पाए और फिर उनको वापस सक्सेसफुली लाया भी जाए। अगला है प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ हुआ। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ कब हुआ? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 21 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव के उद्घाटन के दौरान प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ किया। ठीक है, तो इसमें से क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ कब हुआ? 21 अक्टूबर। वैसे डेट्स बहुत कम पूछी जाती है बट यूजुअली पूछ ली जाती है और रैंडम किसी भी चीज़ की डेट जो है वो पूछी जाती है, राइट? बिकॉज अभी हम लोगों ने रिसेंटली देखा कि यूपी कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ, उसमें भी कई बच्चे ऐसा बोल रहे थे कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए जो उन लोगों ने नहीं पढ़े थे। तो इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे वो सारा मटेरियल, सारा कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कर रही हूँ सो दैट कि आप लोगों से कुछ भी मिस ना हो। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि यूएसआई के बीच की एक सहयोगात्मक पहल है। यानी कि इन्हीं से रिलेटेड इन दोनों इंस्टीट्यूट की कोलैबोरेशन में ये जो है पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए समकालीन सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना। ठीक है, ये परियोजना शासन कला और रणनीतिक विचारों के लिए क्षेत्र में भारत के समृद्ध ऐतिहासिक आख्यानों का पता लगाने का प्रयास जो है वो करती है। उद्भव जिसका अर्थ है उत्पत्ति, हमारे राष्ट्र के पुराने धर्म ग्रंथों और लेखों को सहमति कराता है का समाहित करता है। उद्भव इसका अर्थ है उत्पत्ति और हमारे राष्ट्र के पुराने
जो भी धर्म ग्रंथ हैं और लेखों को समाहित कराता है। अगला हमारा करंट अफेयर है, मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा सम्मानित किया गया है। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी या सॉरी एक अच्छा क्या बोलते हैं हिस्ट्री है हमारे लिए, क्योंकि इनको वहाँ से सम्मानित किया गया है और ये इंडियन है और हार्वर्ड लॉ इज़ वेरी फेमस टू बी देयर। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को 21 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के प्रतिष्ठित हार्वर्ड लॉ स्कूल ने अपने सर्वोच्च सम्मान, उनका वहाँ पर जो सर्वोच्च सम्मान है उसका नाम है अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप, इससे सम्मानित किया है। ठीक है, हार्वर्ड लॉ स्कूल ने भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ को यह सम्मान देने की घोषणा कब की थी? 11 जनवरी को ही ये घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इन लोगों का इनको जो अवार्ड मिला वो 21 अक्टूबर 2023 को दिया गया। मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने 1982-83 में हार्वर्ड लॉ स्कूल से ही विधि एवं न्यायशास्त्र में स्नातकोत्तर यानी कि LLM किया था इन लोगों ने, सॉरी इन्होंने जो है वहाँ से अपना स्नातकोत्तर यानी कि मास्टर्स किया था। और 1983-1986 में इन्होंने वहाँ से न्यायिक विज्ञान में डॉक्टरेट यानी कि PhD जो है वो की हुई है SJD, और इनको वहाँ से ये उपाधि भी प्राप्त हुई है। तो इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देती हूँ, ये बन सकता है कि हु हैज़ बीन अवॉर्डेड फ्रॉम द हार्वर्ड लॉ स्कूल, सो ही इज DY चंद्रचूड़, या फिर ये बन सकता है कि हु इज DY चंद्रचूड़, तो क्योंकि इनसे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, राइट। तो इसमें ये हमारे देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, तो एक बार ये आप लोग इनको देख लें। अशोक वासवानी कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO को जो है नियुक्त किया गया है। तो इससे रिलेटेड खैर मैंने आप लोगों को शायद एक आर्टिकल भी शेयर किया था, लेकिन मैं इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता देती हूँ, बिकॉज कोटक इज़ वेरी नोन फर्म और वेरी नोन बैंक इन आवर कंट्री, राइट। तो कोटक महिंद्रा बैंक ने CT ग्रुप के पूर्व बैंकर अशोक वासवानी को अगले प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया है। वासवानी उदय कोटक का स्थान लेंगे। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि उदय कोटक जो कि इसके CEO थे, ये बेसिकली रिज़ाइन करने वाले थे या फिर इनका जो टर्म था ये था दिसंबर तक, बट इन्होंने उससे 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले ही अपने आप को इस रूप से सॉरी इस पोजीशन से जो है हटा लिया। रीज़न ये रहा कि इनको ऐसा लगा कि मैं शायद उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ या फिर हमारे मैनेजमेंट में कुछ चेंजेस आने की ज़रूरत है, और जिसके लिए उन्होंने उदय कोटक ने अपने आप को उस स्थान से 2 महीने पहले ही हटा लिया। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने बैंक के MD और CEO के रूप में वासवानी की नियुक्ति को जो है मंजूरी भी दी, और वासवानी की नियुक्ति कार्यभार संभालने की तारीख से 3 वर्ष की अवधि के लिए होगी, यानी कि जिस भी 1 जनवरी 2024 को जो है इनकी नियुक्ति की गई, तो यानी कि अभी अगले 3 साल तक जो है इस पोजीशन पर MD और CEO की पोजीशन पर जो है काम करने वाले हैं। वासवानी पगाया टेक्नोलॉजी लिमिटेड के अध्यक्ष थे इससे पहले। ये एक अमेरिकी इजरायली AI फिनटेक कंपनी है। ठीक है, सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर, तो एक समीक्षा केंद्र करके एक सॉफ्टवेयर आया है जिसको सागर से सारांश का नाम दिया गया है। इसके बारे में जान लेते हैं, बिकॉज ये हमारे CBSE की तरफ से एक निकाला गया बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए एक इनिशिएटिव है, पहल है। इससे क्या हेल्प होने वाली है वो हम जानेंगे, क्योंकि UGC, CBSE, NTA इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जितने भी इनिशिएटिव्स होते हैं वो तो खासकर पूछे जाते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने डेटा आधारित निर्णय लेने को प्रोत्साहित करने के लिए विद्या समीक्षा केंद्र के हिस्से के रूप में विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर सागर से सारांश, ठीक है, को विकसित किया है। सो इस सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? सागर से सारांश विद्या समीक्षा सॉफ्टवेयर। इससे होगा क्या? इसका लक्ष्य है निर्णय लेने और शासन में व्यापक सफलता प्राप्त करने के लिए डेटा और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना, यानी कि आपको किसी भी डेटा और टेक्नोलॉजी का कैसे लाभ उठाया जाए उसके बारे में आप लोगों को नॉलेज प्रोवाइड करना। इस सॉफ्टवेयर में क्या होगा? इस सॉफ्टवेयर में लगभग 28,000 से अधिक CBSE स्कूलों
और 13 लाख से अधिक शिक्षकों और लगभग 3 करोड़ छात्रों का डेटा होगा। यानी कि अब सारा डेटा जो है इस सॉफ्टवेयर पर होने वाला है, जिसमें हमारे कंट्री के लगभग 28,000 स्कूल्स इंक्लूडेड हैं, 13 लाख टीचर्स इंक्लूडेड हैं और 3 करोड़ बच्चे भी इंक्लूडेड हैं। डेटा का उपयोग क्या है? डेटा का उपयोग सीबीएसई शिक्षा प्रणाली की समग्र निगरानी को बढ़ाने, यानी कि गवर्नमेंट चाहती है कि इस तरह से सीबीएसई का पूरा डेटा जो है वो गवर्नमेंट की निगरानी में रहे और सब पता हो कि लोगों मतलब हमारा एजुकेशन सिस्टम किस तरह से चलाया जा रहा है। इसमें 12 अरब से अधिक डेटा पॉइंट हैं। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर राष्ट्रीय डिजिटल शिक्षा वास्तुकला के अनुरूप है, जिसे वर्ष 2021 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। सॉफ्टवेयर में मुख्य रूप से 3 डेटा सेट शामिल हैं, जिसमें व्यापक स्कूल डेटा, शैक्षणिक कौशल प्रशिक्षण और खेल डेटा और परीक्षा परिणाम डेटा शामिल होगा। तो बेसिकली इसमें 3 डेटा सेट्स होंगे, जिसमें कि एक होगा स्कूल का डेटा, लाइक स्कूल कैसे वर्क कर रहा है, उनका क्या एजुकेशन सिस्टम चल रहा है। अगला होगा शैक्षणिक कौशल प्रशिक्षण, यानी कि टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, उनका कितना एक्सपीरियंस है, किस तरह से वो पढ़ा रहे हैं और क्या उनका पूरा वे ऑफ टीचिंग है। अगला होगा स्पोर्ट्स रिलेटेड डेटा और बच्चों का एग्जाम से रिलेटेड, यानी कि क्या उनका रिजल्ट है, किस तरह के क्वेश्चन पेपर्स बनाए जा रहे हैं, किस तरह बच्चे स्कोर कर रहे हैं और किस तरह से वो लोग अपने आप को उसमें बेहतर कर पा रहे हैं हर एग्जाम में। तो ये वाला जो डेटा इसमें होने वाला है। भारत का पहला क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लॉन्च किया गया। ठीक है, ये बिकॉज ये यूपी से रिलेटेड है, तो ये आप लोग इस खबर को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, बिकॉज यूपी पीसीएस में यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर बनते हैं बच्चों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2023 को उत्तर प्रदेश के साहिबाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम आरआरटीएस का उद्घाटन किया। तो बिकॉज ये हॉट टॉपिक है और इसमें इसलिए इसकी फुल फॉर्म आपको लोगों को याद रखना मस्ट है। साथ ही आरआरटीएस गलियारे, यानी कि आरआरटीएस कॉरिडोर के तहत चलने वाली पहली रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई गई हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। ये भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्र रेल सेवा है। वंदे भारत की तर्ज पर इसका नाम नमो भारत रखा गया, यानी कि वंदे भारत को ही देखकर इसका नाम जो है नमो भारत रखा गया है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, इसके प्रथम चरण में यह रेल सेवा 17 किलोमीटर लंबी होगी, जो गाजियाबाद से के साहिबाबाद से दोहाई डिपो के बीच संचालित की जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इसका जो ट्रैक है वो 17 किलोमीटर लंबा है। तो पहले चरण में 5 स्टेशन होंगे, जैसे कि साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दोहाई और दोहाई डिपो। अगले चरण में ये ट्रेन दिल्ली, गाजियाबाद और मेरठ के बीच 82 किलोमीटर लंबे रूट पर चलाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ये 8 मार्च 2019 को दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर की आधारशिला रखी गई थी। यानी कि इसका जो इनॉग्रेशन है वो 8 मार्च 2019 को हो गया था। इसका जो स्टार्टिंग है, इसका जो इनिशिएट है वो 2019 में ले लिया गया था, लेकिन अब जाके इसका काम पूरा हुआ और अब जाके इसको हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरी झंडी दिखाई। आरआरटीएस भारत की पहली सेमी हाई स्पीड क्षेत्र रेल सेवा परियोजना है। तो इसमें यह भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज़ द फर्स्ट सेमी हाई स्पीड स्टेट रेल सर्विस। तो इसमें आपको एनसीआरटीसी को जो है टिक करना पड़ेगा, जिसे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम द्वारा संचालित किया जाएगा। ठीक है, एनसीआरटीसी के द्वारा क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम से संबंधित ट्रेनों को रैपिड डीएक्स नाम दिया गया है। तो बेसिकली इन ट्रेनों को जो है रैपिड एक्स नाम भी दिया गया है। रैपिड इज लाइक कि इनकी स्पीड होगी रैपिड, जैसे हम बोलते हैं ना कोई भी काम की डू इट रैपिडली, तो यानी कि कोई भी काम जल्दी होता है जब हम उसको रैपिड बोलते हैं। तो इनका नाम भी इसलिए रैपिड एक्स रख दिया गया बिकॉज इनकी स्पीड बहुत अच्छी है, बहुत तेज़ ये चलने वाली ट्रेनें हैं। अच्छा, गुजरात के ढोरडो को जो है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। तो 19 अक्टूबर 2023 को यूएन ने विश्व पर्यटन संगठन द्वारा जारी सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में हमारे देश के गुजरात राज्य के ढोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चयनित किया। तो बेसिकली ये होता क्या है कि हर साल किसी भी बेस्ट टूरिज्म विलेज को ये अवार्ड दिया जाता है या एक ये उपाधि दी जाती है कि क्योंकि बहुत सारे गांव होते हैं अलग अलग देशों के। तो हमारे देश में जो है UNWTO यानी कि यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इनके द्वारा हमारे देश के इस गांव को, ढोरडो गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यानी कि बेस्ट टूरिज्म विलेज 2023 का अवार्ड जो है वो दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की इस सूची में लगभग 260 आवेदनों में से कुल 54 गांवों का चयन किया गया है।
इन नए 54 गाँव में अतिरिक्त अन्य 20 गाँव को भी सूची में अपग्रेड प्रोग्राम के तहत शामिल किया गया है, जिनमें मध्य प्रदेश का माडला गाँव भी शामिल है। अवगत करा दें कि 16 से 20 अक्टूबर 2023 के मध्य उज्बेकिस्तान के ऐतिहासिक शहर समरकंद में UNWTO द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव 2023 पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। यानी कि समारोह का आयोजन कहाँ पे किया गया था? उज्बेकिस्तान में किया गया था। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का यह प्रतिष्ठित पुरस्कार उन गांव को दिया जाता है जो ग्रामीण विकास, मूल भूदृश्य के रखरखाव और सांस्कृतिक विरासत और विविधता, बेसिकली ये जो अवार्ड दिया जाता है ऐसे रैंडम किसी भी गांव को नहीं दिया जाता। वहाँ पे कुछ चीज़ों को देखा जाता है, जैसे कि वहाँ पर ग्रामीण विकास कितना है, यानी कि गांव के लेवल पर डेवलपमेंट क्या है, और वहाँ पर लोगों ने सांस्कृतिक विरासत को कितना संजो कर रखा हुआ है, वहाँ पर लोगों में स्थानीय मूल्य क्या है, खाद्य परंपरा किस तरह से चली आ रही है। ठीक है, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती हैं। खैर छोटी नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं एक गांव को सहज कर रखने के लिए, और उन्हीं बेसिस पर ये अवार्ड जो है वो दिया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो जिम्मेदार, टिकाऊ और सार्वभौमिक रूप से सुलभ पर्यटन को बढ़ावा देती है। इसका मुख्यालय स्पेन के मैड्रिड में है, यानी कि इसका जो हेडक्वार्टर है वो स्पेन देश के मैड्रिड शहर में हेडक्वार्टर्ड है। वैश्विक पेंशन सूचकांक 2023, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। 15वें वार्षिक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स। ठीक है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को फिर से एक और फुल फॉर्म आ गई बच्चों, जो आप लोगों को याद रखनी है, यानी कि MCGPI ने हाल ही में विभिन्न देशों में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों की रैंकिंग जो है वो जारी की, और इसमें भारत 47 देशों में से 45वें स्थान पर रहा। भारत का समग्र सूचकांक मूल्य वर्ष 2022 में 44.5 से बढ़कर वर्ष 2023 में 45.9 हो गया, यानी कि बहुत अच्छा हम लोग अपग्रेड नहीं कर पाए खुद को, और हम लोग इसमें 47 कंट्रीज में से केवल 45th पोजीशन पर रैंक कर रहे हैं। वर्ष 2022 में जब ये रैंकिंग हुई थी तब 44 देशों में इंडिया 41 पोजीशन पर था। अभी हम लोग 47 कंट्रीज में से 45th पोजीशन पर है। वर्ष 2023 के इस सूचकांक में 85 के समग्र सूचकांक मूल्य के साथ नीदरलैंड शीर्ष पर है, यानी कि इसमें नीदरलैंड जो है वो फर्स्ट पोजीशन पर है, जिसमें उसको 85 पॉइंट्स जो है वो मिले हैं। इसके बाद आइसलैंड है 83 पॉइंट्स के साथ, और थर्ड पर है डेनमार्क 81 के साथ। 42.3 के न्यूनतम सूचकांक मूल्य के साथ अर्जेंटीना 47वें स्थान पर, यानी कि इसमें सबसे लास्ट रैंकिंग जो है वो अर्जेंटीना की हुई है। ये रैंकिंग जो है वो विश्व भर में सेवानिवृत्ति आय प्रणालियों को मापता है और प्रत्येक प्रणाली में कमियों को उजागर कर सुधार के संभावित क्षेत्रों का सुझाव जो है वो देता है। वर्ष 2023 के ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में 3 नए देशों यानी कि बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान के रिटायरमेंट इनकम सिस्टम को शामिल किया गया है। यानी कि जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर अभी 47 देशों की रैंकिंग हुई है, और इससे पहले 44 देशों की रैंकिंग जो है वो हुई थी। यहाँ पर 44 देशों की हुई थी पहले 2022 में, और अभी जो है 47 देशों की हुई है, यानी कि 3 देशों को ऐड कर दिया गया। और वो 3 देश कौन कौन से हैं? तो वो है बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान। तो बच्चों एक ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि विच आर द 3 कंट्रीज विच हैज बीन एडेड टू MCGPI। ठीक है, तो बोत्सवाना, क्रोएशिया और कजाकिस्तान, ठीक है, इन तीनों को इस रैंकिंग में जो है वो ऐड किया गया है। अगला है उत्तराखंड में रोजगार प्रयाग पोर्टल लॉन्च किया गया। ये क्या है, एक बार हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं और पढ़ते हैं कि कैसे कैसे इससे क्वेश्चंस फॉर्म हो रहे हैं। राइट, तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 9 अक्टूबर 2023 को राज्य के युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल को लॉन्च किया। तो इसमें 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि रोजगार प्रयाग पोर्टल किस प्रदेश में लॉन्च हुआ? उत्तराखंड में लॉन्च हुआ, ये इसका आंसर है। या फिर ये क्वेश्चन बन सकता है कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो इसका आंसर होगा रोजगार प्रयाग पोर्टल। ठीक है, इस तरह से इसमें 2 क्वेश्चन फॉर्म हो गए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में आयोजित उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 कार्यक्रम में रोजगार प्रयाग पोर्टल का शुभारंभ किया। ठीक है, अब इसमें तीसरा क्वेश्चन जो कि इसके चांसेस कम है बट बन सकता है इस तरह से कि किस
महोत्सव या किस कार्यक्रम में इसका जो है आयोजन किया गया? तो उत्तराखंड युवा महोत्सव 2023 में इसका आयोजन किया गया इस कार्यक्रम का। रोजगार के अवसरों को एक ही पोर्टल पर उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से इस पोर्टल को विकसित किया गया है। ठीक है, यानी कि रोजगार के जितने भी अवसर होंगे उनके प्रदेश में, उत्तराखंड में, तो वो सारे जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सारी जो वैकेंसीज हैं, सारे जो रिक्रूटमेंट्स हैं, वो एक ही पोर्टल पर अवेलेबल हो, इस चीज़ को जो है फैसिलिटेट किया गया है इस पोर्टल के द्वारा। यानी कि जितने भी इस तरह से वैकेंसीज होंगी वो सारी की सारी इसी सिंगल पोर्टल पर अवेलेबल होने वाली है। इस महोत्सव में सरकारी योजनाओं को युवाओं तक आसानी से पहुंचाने के लिए युवा उत्तराखंड ऐप भी लॉन्च किया गया, यानी कि एक और ऐप लॉन्च किया गया, युवा उत्तराखंड ऐप, ताकि इस योजना को इजीली लोगों तक पहुंचाया जा सके। पोर्टल से विभिन्न सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जाने वाले पदों की जानकारी और आवेदन करने की प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाएगी। ठीक है, इस पोर्टल से क्या होगा कि जितने भी सरकारी विभाग में आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो भी पदों की जानकारी मिलती है, फॉर्म्स निकलते हैं और फॉर्म फिल करने होते हैं, फॉर्म्स की डेट कब क्लोज हो रही है, वो सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईजिली लोगों को तक अवेलेबल होगी इस सिंगल प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगला है बसौली पश्मीना को जीआई टैग मिला। तो जीआई टैग क्या होता है वो एक बार मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जीआई टैग का मतलब होता है कि इस तरह से जब यानी कि जिसको हम जियोग्राफिकल आइडेंटिटी जिसे बोलते हैं, वो किसी भी एक ऐसी चीज़ को दिया जाता है जो कि वहाँ पे फेमस होती है। जैसे हम कहावत में कहते हैं कि बनारस का पान, बनारस की साड़ी, आगरा का पेठा। तो दीज आर सम थिंग्स विच आर फेमस इन देयर एरिया, इन सम एरियाज विच, एंड दीज एरियाज आर पॉपुलर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, राइट। तो जैसे हम बोलते हैं कि जम्मू कश्मीर का पश्मीना शॉल जो है बहुत फेमस है, तो सेम अब इस बसौली पश्मीना को जो है वो जीआई टैग मिल चुका है। जीआई की फुल फॉर्म होती है ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी। बसोहली पश्मीना अपनी असाधारण कोमलता, बारीकी और पंख जैसे वजन के लिए प्रसिद्ध है। तो ये पॉपुलर किस लिए है? ये शॉल जो है ये बहुत सॉफ्ट होती है, अगर हम इसको टच करें तो इस पर बहुत बारीक डिज़ाइन बनाई जाती है और इसका वज़न काफ़ी कम होता है और ये काफ़ी गर्म होती है ओढ़ने में, बिकॉज आप इसको ठंड में जब ओढ़ते हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा गर्माई महसूस होती है। तो ये काफ़ी पॉपुलर है। तो अब इसको जो है जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले के पारंपरिक शिल्प बसौली पश्मीना, ठीक है, तो जम्मू कश्मीर के कठुआ ज़िले में है और इसको जीआई टैग मिला है। इसे पारंपरिक हस्त कताई तकनीकों यानी कि ट्रेडिशनल हैंड स्पिनिंग टेक्निक का उपयोग करके कुशल कारीगरों द्वारा तैयार किया जाता है। तो ये इसलिए भी काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इसको किसी मशीन द्वारा शॉल को तैयार नहीं किया जाता, इसको तैयार किया जाता है लोगों के हाथों द्वारा, यानी कि ये हैंड स्पिनिंग टेक्निक के थ्रू ही शॉल्स जो है वो बनाई जाती हैं। जीआई उन उत्पादों और पर इस्तेमाल किया जाने वाला एक चिन्ह है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, कोई भी जैसे बनारस की साड़ी है, पश्मीना शॉल हो गई, आगरा का पेठा हो गया, ठीक है, और जिसे बोलते हैं नागपुर के संतरे काफ़ी मशहूर हैं। तो इस तरह से जब कोई भी चीज़ वहाँ पर भौगोलिक रूप पर फेमस होती है तब हम उसको जीआई टैग दे सकते हैं, उन्हीं चीज़ों को जो है जीआई टैग दिया जाता है। केल्विन किप्टम ने मैराथन ने विश्व रिकॉर्ड बनाया और ये इन्होंने विश्व रिकॉर्ड तो बनाया, लेकिन इससे रिलेटेड ना मैं आप लोगों को सबसे पहले एक इम्पॉर्टेंट बात बता देती हूँ कि अभी फरवरी में आई थिंक 4 या 12 फरवरी को इनका जो है निधन भी हो चुका है, जो कि अक्टूबर की, बिकॉज हम अक्टूबर के करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो ये इसमें अवेलेबल नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इनसे एक और सवाल बन सकता है। पहले हम इनके बारे में जो यहाँ पर मैंने लिखी हुई है ये वाली जानकारी जान लेते हैं। तो ये केन्या के केल्विन किप्टम हैं। इन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो मैराथन में 35 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे 35 सेकंड में तय करके जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, ठीक है, वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा इन मेंस कैटेगरी। किप्टन ने 2022 बर्लिन मैराथन ने एलियूड किपचोगो द्वारा स्थापित पिछले रिकॉर्ड को तोड़ा, यानी कि इससे पहले जो रिकॉर्ड पर थे वो एलियूड किपचोगे थे और ये बर्लिन से बिलोंग करते थे, लेकिन इस रिकॉर्ड को इन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को तोड़ा। शिकागो मैराथन के 45वें संस्करण के लिए सभी अमेरिकी राज्यों और 100 से अधिक देशों के धावकों ने भाग लिया था। 1977 में पहली बार आयोजित शिकागो मैराथन एक वार्षिक आयोजन है, ठीक है, यानी कि पहली बार इसका आयोजन कब किया गया था? 1977 में, और ये हर साल जो है आयोजित की जाती है। लेकिन इनका जो है अब निधन हो गया है
फरवरी में, आई थिंक 12 फैब को या 4 फैब को इनका जो है डेथ हो गई है एक कार एक्सीडेंट में, और इनके साथ और भी 2 लोग जो थे उस वक्त कार में मौजूद थे। लेकिन इनसे अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड किस में तोड़ा, यानी कि इन्होंने शिकागो मैराथन में तो वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है, या हु हैज़ ऑन द फर्स्ट पोजीशन, मतलब इस तरह से कुछ भी क्वेश्चन बन सकता है। लेकिन इनकी डेथ से रिलेटेड अगर आप लोगों को लगता है क्वेश्चन बन सकता है तो ये भी आप लोग एक बार याद रखें, बिकॉज मे बी इट्स इम्पॉर्टेंट टू रीड। अच्छा, एशियाई खेल 2023 हुए थे, इसमें 19वें एशियाई खेलों में यानी कि 19th एशियन गेम्स थे। इसमें भारतीय दल ने 28 गोल्ड मेडल जीते, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक जीते, जिसमें से कि टोटल ये काउंट होते हैं 107 पदक, यानी कि 107 पदक जो है इंडियंस ने जीते हैं। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन चीन के हांगझोउ में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक किया गया था। एशियाई खेल 2023 में 655 सदस्य भारतीय दल ने भाग लिया था, ठीक है, यानी कि 655 इंडियंस ने जो है इसमें भाग लिया था। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन मूल रूप से 2022 के लिए निर्धारित किया गया था, लेकिन कोविड-19 के कारण इसे 1 वर्ष के लिए स्थगित कर दिया गया, ठीक है। मतलब कि ये जो पूरा ऑर्गेनाइजेशन है, ये 19th एशियन गेम्स जो है वो 2022 में होने वाले थे, लेकिन 2020-21 जो है काफ़ी ज़्यादा कोविड के वजह से काफ़ी बिजी ईयर रहा लोगों का, बिकॉज देयर वॉज नो चांस टू कम आउट फ्रॉम योर होम ना, तो 1 साल जो है इसको डिले कर दिया गया, इसलिए इसको 2023 में ऑर्गेनाइज किया गया। चीन 2001 स्वर्ण पदकों के साथ समग्र पदक तालिका में शीर्ष पर है, यानी कि चीन ने जो है 201 इसमें मेडल्स को स्वर्ण पदकों को जीता, और उसके बाद जापान ने 52 और दक्षिण कोरिया ने 42 जीता। इसमें ये जो है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पोजीशन पर रहे हैं। एशियाई खेल 2023 में भारत किस पोजीशन पर रहा है, तो ये मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर लिखा है। एशियाई खेलों के इतिहास में पहली बार भारत ने एयर राइफल शूटिंग और महिला क्रिकेट में स्वर्ण पदक जीता है, तो ये एक हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि एशियन गेम्स में पहली बार भारत ने एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल जीता, और महिला क्रिकेट टीम ने भी पहली बार एशियन गेम्स में स्वर्ण पदक जीता है। एशियाई खेल 2023 में भारत के लिए निशानेबाजी अग्रणी खेल था, जिसमें 7 स्वर्ण सहित 22 पदक जीते, और तीरंदाजी कंपाउंड टीम ने अपनी श्रेणी में सभी 5 स्वर्ण पदक जो है वो जीते हैं। अमेज़न ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो है सवाल बना है। अमेज़न ने पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है, इसका नाम आप लोग याद रखेंगे, और कब ये लॉन्च हुआ, 6 अक्टूबर 2023 को, जिसे कंपनी ने प्रोजेक्ट कुइपर नाम दिया है, ठीक है। या फिर ऐसे भी इसमें क्वेश्चन बन सकता है बच्चों की अमेज़न की जो पहली सैटेलाइट है उसको क्या नाम दिया गया है कंपनी के द्वारा, तो उसको नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुइपर। ये नाम आप लोगों को जो है याद रखना है, ठीक है, प्रोजेक्ट कुइपर। अमेज़न अपने इस प्रोजेक्ट के जरिए एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के स्टारलिंक को टक्कर देगी, यानी कि अब जो है इन दोनों कंपनियों ने, अमेज़न और स्पेसएक्स ने जो है कंपटीशन स्टार्ट कर दिया है। फ्लोरिडा के कैप कैनरवल और यूनाइटेड लॉन्च अलायंस यानी कि यूएलए एटलस 5 रॉकेट के माध्यम से कुइपर सेट 1 और कुइपर सेट 2 लॉन्च किए गए हैं। इन्हें धरती से करीब 500 किलोमीटर ऊपर स्थित कक्षा में स्थापित किया गया, यानी कि हमारे अर्थ से लगभग 500 किलोमीटर ऊपर जो है होंगे। कंपनी को सरकार से 3200 से अधिक उपग्रह कक्षा में छोड़ने की अनुमति मिल गई है, यानी कि अपने ये 3200 से ज़्यादा सैटेलाइट्स जो है हमारे स्पेस में जो है छोड़ सकते हैं। ये उपग्रह धरती पर इंटरनेट सेवाओं को बढ़ाने में मदद करेगा, यानी कि हमारा जो भी 4G है वो 5G हो जाएगा, 5G 6G हो जाएगा, और 6G ऐसे ही 7G हो जाएगा, यानी कि हमारे इंटरनेट सर्विस को जो है फास्ट कर देंगे। नेक्स्ट और लास्ट हमारा करंट अफेयर है, WHO द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को जो है मंजूरी दी है, ठीक है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने 2 अक्टूबर 2023 को मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21/Matrix-M को मंजूरी दी है। तो यहाँ पर बच्चों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है वो ये है
कि WHO द्वारा किस वैक्सीन को मंजूरी दी गई, तो ये मलेरिया की वैक्सीन है, ठीक है। इसमें ये भी मतलब मलेरिया से भी को भी लेके क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस चीज़ की वो वैक्सीन है, तो ये मलेरिया की दूसरी वैक्सीन है। इसका नाम आप लोग याद रखें, इसका नाम मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे मार्क कर देती हूँ, R21 मैट्रिक्स एम, इसको मंजूरी दी है। इस वैक्सीन को ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि इस वैक्सीन को किसके द्वारा बनाया गया है, ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा। इससे पूर्व WHO ने वर्ष 2021 में RTS/AS01 नामक टीके की स्वीकृति दी थी, यानी कि इससे पहले जो वेरीफाई किया था WHO ने वो 2021 में RTS/AS01 इसको वैक्सीनेशन को जो है वेरीफाई किया था। अच्छा, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन का निर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा किया गया है, ठीक है। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका जो निर्माण है वो हमारे इंडिया का इंस्टीट्यूट है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। शायद ये पुणे में या महाराष्ट्र में जो है इसका ब्रांच जो है वो शायद महाराष्ट्र में है, और मे बी आई एम रॉन्ग, बट आप लोग एक बार इसका कंफर्म कर लें, बिकॉज इस तरह से सवाल भी बन सकता है कि वेयर इज सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सिचुएटेड। लेकिन इसमें मेन क्वेश्चन इसके नाम को लेके ही आ सकता है बच्चों की, R21 मैट्रिक्स एम वैक्सीन किस बीमारी के लिए है, या मलेरिया की दूसरी वैक्सीन का नाम क्या है, ये इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, और ये आप लोगों को जरूर पढ़कर जाने चाहिए। इस वैक्सीन को पहले ही बुर्किना फासो, घाना और नाइजीरिया में उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई थी, यानी कि इससे पहले इन 3 जगहों पर इसको जो है मंजूरी दे दी गई थी। मलेरिया की एक वैश्विक स्वास्थ्य चुनौती है, और वर्ष 2021 में विश्व की लगभग आधी आबादी पर इस रोग का जोखिम था। मलेरिया जो है ना वो एक वर्ल्ड लेवल पर लोगों के लिए जो है चैलेंज है, और 2021 में काफ़ी लोग जो है इस बीमारी से जो है परेशान थे, बिकॉज बहुत ज़्यादा कोविड टाइम भी था, और ये जो बीमारी है बहुत ज़्यादा लेवल पर बढ़ चुकी थी। वर्ष 2023 में मलेरिया में के विश्व भर में 25 करोड़ से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, ठीक है। WHO के अनुसार, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, मलेरिया के कारण अफ्रीकी क्षेत्रों के बच्चों पर स्वास्थ्य पर व्यापक पैमाने पर विपरीत असर पड़ रहा है, तथा यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख बच्चों की मृत्यु भी हो जाती है। तो इस डेटा से आप लोग ये समझ सकते हैं कि कितने बड़े लेवल पर जो है ये एक प्रॉब्लम है, और कैसे इसको निगरानी में रखते हुए WHO ने इसके लिए जो है ये निर्णय लिया, और इस वैक्सीनेशन को जो है यहाँ पर वेरीफाई किया, और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया गया है, ठीक है। तो ये 1-2 क्वेश्चन है जो इससे बन सकते हैं। तो इस आज का जो वीडियो है वो यहाँ पर ख़त्म हो रहा है, लेकिन इसके बाद हम लोग मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो कि होगा नवंबर से रिलेटेड, ठीक है। हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा नवंबर के करंट अफेयर से रिलेटेड। नवंबर के करंट अफेयर से पहले आप लोग एक बार अक्टूबर के सारे करंट अफेयर्स पढ़ लें। आप लोगों का एग्जाम ऑलमोस्ट नज़दीक आ गया, अब 1 महीना भी नहीं बचा है। आप लोग दबकर जो है पढ़ाई करना शुरू कर दें, जमकर पढ़ाई करना शुरू कर दें। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स बच्चों। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में नवंबर के नवंबर के करंट अफेयर्स के साथ। तब तक आप लोग बने रहिए, शिक्षा कुल के साथ जुड़े रहिए, और आप लोग हमारे सारे वीडियोज़ को देखें, बिकॉज मैं सिर्फ यहाँ पर कंटेंट प्रोवाइड नहीं कर रही हूँ, आप लोगों को क्वेश्चन का पैटर्न भी बता रही हूँ, उससे रिलेटेड किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारा कुछ आपको बता रही हूँ। तो आप लोग डेफिनेटली एक बार ये ज़रूर देखें कि किस तरह से जो है क्वेश्चंस बन सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को आज यहाँ पर एंड करते हैं, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू।